हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 5G ट्रेडर में सबका स्वागत है। हर वीक जो स्विंग ट्रेडिंग रिलेटेड हम वीडियो बनाते थे, करीब एक महीने से मैंने वो वीडियो नहीं बनाया है। मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं था और बहुत से लोगों के रिक्वेस्ट भी आ रहे थे कि आप कुछ दिनों से वीडियो क्यों नहीं बना रहे थे। तो थोड़ा सा तबीयत ठीक होने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इस एक महीने में या पूरे इस स्टॉक मार्केट जर्नी में मैंने ये थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की कि यहाँ पे जो 90% लोग लूज़र होते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या होते हैं। खास करके इसके पीछे रीज़न होते हैं कि हम लोग स्टडी नहीं करते अच्छे कंपनी ढूंढने में। क्योंकि आप देखिएगा मार्केट में करीब 5000 से भी ज़्यादा स्टॉक है, कंपनी है, मगर उनमें से आप देखेंगे तो 80% कंपनी यार मैनिपुलेट करके चलता है, प्रोमोटर एंड ऑपरेटर मिल के दोनों। तो अगर हम सही स्टॉक यानी जो फंडामेंटली स्टॉक अच्छे हैं और टेक्निकली ये शो हो रहा है कि प्राइस यहाँ से अपसाइड जाने की प्रोबेबिलिटी है, उस टाइप स्टॉक्स में अगर हम ट्रेड करें तो देयर इज़ ए ह्यूज प्रोबेबिलिटी, मैं कहूँगा कि 95% प्रोबेबिलिटी कि हम लोगों का स्टॉप लॉस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हो सके कि हम लोगों को 1-2 महीना या उससे ज़्यादा थोड़ा सा वेट करना पड़े टारगेट अचीव करने के लिए। जो जिस तरह का ट्रेडिंग करता है, जो स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग करता है, उसीलिए उसको उस टाइम पीरियड के लिए होल्ड करना पड़ता है, मगर स्टॉप लॉस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा जो जिस तरह ट्रेडिंग करता है उसके हिसाब से। तो आज मैं जिस स्टॉक के बारे में बात करूंगा ये है टानला प्लेटफॉर्म। टानला प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने से पहले जान लेते हैं कि ये बिजनेस मॉडल क्या है, ये किस तरह का बिजनेस में काम करता है। कोई भी फील्ड में, कोई भी सेक्टर में, किसी स्टॉक के बारे में अगर आपको इंटरेस्ट हो उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, तो पहले ये जानिए कि वो कौन सी सेक्टर में है, ये काम क्या करता है, जो फ्यूचर में इसकी ग्रोथ प्रोबेबिलिटी है कि नहीं है, यानी जो सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग करता है उस कंपनी, उसका डिमांड फ्यूचर में रहेगा या नहीं रहेगा। उसके बाद उसके इन डिटेल्स देखिए, यानी फिनेंशियल को देखिए, उसका मैनेजमेंट का कॉन कॉल पढ़िए, जो भी फंडामेंटल रिलेटेड पार्ट होता है उसको अच्छी तरीके से रीड कीजिए। उसके बाद चार्ट में जाके उसका टेक्निकल पार्ट को देखिए, कहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी शो हो रही है, किस तरह उसमें भी बिग प्लेयर हम लोग को ट्रैप करके अपना झोले में जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी सस्ते में बाई करता है। मैं बोलूँगा कि सस्ते में बाई करता है, क्योंकि बिग प्लेयर कभी भी ओवर वैल्यूएशन स्टॉक को बाई नहीं करता है। वो हमेशा प्राइस को नीचे लाएगा, सस्ते में रिटेल पब्लिक का स्टॉप लॉस हिट करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी सस्ते में बाई करके फिर प्राइस को ऊपर लेके जाएगा। तो अगर टानला प्लेटफॉर्म की बात करें तो टानला प्लेटफॉर्म क्या करता है, ग्लोबली A2 एप्लीकेशन साबित करता है। A2 एप्लीकेशन क्या होता है, अगर देखेंगे A2 एप्लीकेशन होता है कि दिस प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मोबाइल मैसेज फ्रॉम ए बिजनेस एप्लीकेशन टू मोबाइल यूज़र, यानी हम लोग के मोबाइल में जो SMS आते हैं, ये इस तरह का IT सॉफ्टवेयर काम करते हैं टानला प्लेटफॉर्म। ये कौन से इसके क्लाइंट हैं, अगर आप इसके डिटेल्स में देखिएगा दोस्तों, इसके जो क्लाइंट हैं ये है एयरटेल, गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, HDFC बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक और भी बहुत सारे जो ट्रू कॉलर या टेलीकम्युनिकेशन जो होते हैं उस टाइप कंपनी इन लोगों का कस्टमर है। यानी कोई भी बैंक से आपके पास या फेसबुक से, आपके गूगल से आपके पास जो SMS आते हैं, ये जिस कंपनी भेजता है ये है टानला प्लेटफॉर्म। यानी अगर आप इसका बिजनेस मॉडल समझ सके तो ये फ्यूचर में इसकी ग्रोथ प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि इस तरह का बिजनेस फ्यूचर में होता रहेगा भी। ठीक है, इसके जो कस्टमर हैं, इसके 50% टानला का टॉप 50 कस्टमर से आते हैं। लास्ट 7 ईयर से इनके साथ जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट है इसका डिमांड फ्यूचर में है, इसीलिए 7 ईयर से इसमें इस तरह का हाईली क्वालिफाइड जो कंपनी होते हैं, ब्लू चिप कंपनी होते हैं या ब्रांड वैल्यू कंपनी होते हैं, वो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, और भी 195 कस्टमर 2024 में इनके साथ जुड़े हैं। तो फ्यूचर में इनके जो ग्रोथ होने की प्रोबेबिलिटी शो हो रही है। ठीक है, इसके डिटेल्स अगर आप पढ़ेंगे इसमें तो और भी आपको पता चलेगा कि कंपनी कर क्या रहा है। जैसे कि हम देखें कि इसका 68% रेवेन्यू आता है, जहाँ पे 2021 में 66% रेवेन्यू आता था, वहाँ पे अभी 68% आता है इंडिया से, एंड बाकी देशों से जहाँ पे 34% आता है 2021 में, अभी वो 32% आता है। ठीक है, तो इसके बाद अगर देखते हैं कि इसके और भी डिटेल में आप
जाएंगे तो इसके बारे में हम पढ़ पाएंगे कि ये किस तरह का प्रोडक्ट सर्विस देते हैं। ठीक है, लास्ट 2000 करीब 2022 में इन लोगों ने बाईबैक किया था। ठीक है, तो आप इसको डिटेल में पढ़िए। कोई भी कंपनी के बारे में अगर आपको जानकारी लेना है तो स्क्रीनर में इसको डिटेल्स में यहाँ पे इसको डिटेल पढ़िए। उसके बाद अगर इसका अगर फिनेंशियल पार्ट देखते हैं उसको, तो आप देखिएगा दोस्तों 2012 में इसके जो सेल्स थे करीब 178 करोड़ सेल्स था, अभी वो बढ़ के हो चुका है करीब 3756 करोड़, यानी काफ़ी हद तक इन लोगों का सेल्स बढ़ते ही गया है ओवर द पीरियड ऑफ। तो इसमें ये नज़र आ रहा है कि इनका बिजनेस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। इनका अगर चार्ट देखेंगे दोस्तों, शेयर प्राइस काफ़ी हद तक गिरा हुआ है, यानी इसका जो ऑल टाइम हाई है वहाँ से करीब अभी जो जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है करीब 59% नीचे ट्रेड कर रहा है। मगर इनके अगर सेल्स देखें तो इसमें सेल्स में कोई गिरावट नज़र नहीं आ रहा है, इनका सेल्स बढ़ते ही नज़र जा रहा है, यानी बढ़ रहा है। ठीक है, पहले 2-3 सालों का या अगर 2012, 13, 14 सालों का देखेंगे इनका नेट प्रॉफिट काफ़ी हद तक माइनस पे था, यानी कंपनी प्रॉफिट कमा नहीं पा रहा था। फिर 2015 में क्या हुआ, 2015 में इन लोगों ने पहला जो नेट प्रॉफिट देखा वो है 3 करोड़ 2015 में। उसके बाद 7 करोड़, 41 करोड़, 19 करोड़, 30 करोड़ एंड 2020 में इन लोगों का क्या हुआ, लॉस में कन्वर्ट हुआ, लॉस में आया। क्यों आया, क्योंकि अगर देखिएगा इसका अदर इनकम माइनस पे था, एज वेल एज इनका जो डिप्रिसिएशन था वो अचानक बढ़ गया था। तो डिप्रिसिएशन अचानक बढ़ने के कारण वो माइनस होता है इनकम से, एंड इन प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड जो नेट प्रॉफिट है वो माइनस पे आया। मगर इससे पहले अगर देखेंगे दोस्तों तो लगातार 5 साल कंपनी ने नेट प्रॉफिट पॉजिटिव था। उसके बाद यानी 2021 से 2021 हम देखेंगे दोस्तों इन लोगों का नेट प्रॉफिट एंड सेल्स तो बढ़ रहा था, मगर नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा दिक्कत आएगा 2020 में। उसके बाद इन लोगों का नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है, यानी बिजनेस में इन लोगों का कोई भी इफेक्ट नहीं आया है, और भी दुगने तिगने टाइम्स इन लोगों का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। सिर्फ शेयर प्राइस ही इनका नीचे आया है, इसको ध्यान दीजिए दोस्तों, शेयर प्राइस ही सिर्फ नीचे आया है, मगर शेयर प्राइस ही नीचे है, मगर इसका फिनेंशियल में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है। इन लोगों का ईपीएस देखेंगे दोस्तों तो ईपीएस धीरे धीरे करके इन लोगों का बढ़ते हुए नजर आए, क्योंकि रिटर्न बढ़ रहा है तो ईपीएस भी इन लोगों का बढ़ रहा है। अगर इनका ये कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखें तो कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ क्या होता है कि हर साल जिस परसेंटेज के हिसाब से ये बढ़ रहा है। 10 साल का अगर इनका कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखें तो करीब 40% है, 5 ईयर्स का 33, 3 ईयर्स का 20% एंड टीटीएम भी देखें तो 11%। टीटीएम क्या होता है, ट्रेलिंग 12 मंथ, यानी अगर लास्ट 4 क्वार्टर का आप सेल्स या नेट प्रॉफिट आप मिलाओगे, यानी लास्ट 4 क्वार्टर का, यानी अगर आप देखोगे जो क्वार्टरली रिजल्ट होते हैं इनका लास्ट 4 क्वार्टर सेल्स अगर एक्यूमुलेट करोगे तो ये सेल्स नजर आएगा, ये वाला, इसको कहते हैं टीटीएम। आप सेल्स पकड़िए या नेट प्रॉफिट पकड़ के चलिए। ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ देखें 18%, 93%, 67% एंड 15%। तो सेल्स एंड नेट प्रॉफिट में इनका कोई भी एवरेजली कभी भी लॉस में नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, और इसका फिनेंशियल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये शो हो रहा है, एक बढ़ते हुए कंपनी है, अच्छा है। ठीक है, इसका अगर बैलेंस शीट देखें दोस्तों तो बैलेंस शीट क्या हो रहा है कि 2012 में जो शेयर कैपिटल था ये था 10 करोड़, और उसको बढ़ बढ़ के कितना हुआ था 15 करोड़, फिर कितना हुआ 13 करोड़, यानी इन लोगों ने जो बाईबैक कर लिया था मार्केट से, इन लोगों ने शेयर खरीद लिया था। तो एक कंपनी जो प्रॉफिटेबल कंपनी है और ये बाईबैक करके अपना शेयर होल्डिंग बढ़ा रहा है, प्रोमोटर क्यों करेगा, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर कंपनी का जो मैनेजमेंट है इसका भरोसा है, इसलिए ये लोग बाईबैक करके मार्केट से शेयर होल्डिंग अपना उठा रहा है। और इसका अगर रिजर्व देखें, जहाँ पे 2012 में इन लोगों का रिजर्व था 618 करोड़, 681 करोड़, ये बढ़ के हो चुका है करीब 1734 करोड़। तो काफ़ी हद तक कंपनी के बारे में ये पता चल रहा है कि ये कंपनी लगातार अपना जो बैलेंस शीट में वो हेल्दी नज़र आ रहा है। ठीक है, इसमें और भी एक ध्यान देनी बात होगी इन लोगों का बोरोइंग। अगर बोरोइंग देखें दोस्तों, इन लोगों का कंपनी का बोरोइंग उतना खास नहीं है। ये सबसे बड़ी पॉइंट होता है बैलेंस शीट में कि एक कंपनी का अगर बोरोइंग नहीं है, यानी कोई भी कंपनी अगर ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है,
दुनिया में जितने सारे कंपनी बर्बाद हुए हैं उसमें 95%, उससे भी ज़्यादा 95% से भी ज़्यादा जो कंपनी बर्बाद हुए हैं उसके पीछे रीजन है डेप्थ, ओवर लोन या डेप्ट लेने के कारण कंपनी बर्बाद हो चुके हैं। तो इस कंपनी में उस तरह का कोई डर है ही नहीं, क्योंकि इस कंपनी में ये बोरोइंग उतना है ही नहीं। तो ऐसे कंपनी आपको ढूंढना चाहिए जिस कंपनी में बोरोइंग ऑलमोस्ट नहीं हो। ठीक है दोस्तों, नीचे क्या देखते हैं उसके बाद कि कंपनी का अगर फिक्स एसेट देखें तो कंपनी का फिक्स एसेट जो 2012 में था करीब 398 करोड़, वो अभी बढ़ के कितना हो चुका है, अगर देखें ये अभी बढ़ के हो चुका है 779 करोड़। यानी कंपनी का फिक्स एसेट लगातार बढ़ रहा है एंड कंपनी को आगे ले जाने के लिए कंपनी खुद के पीछे 2012, 13, 14, 15 तक बहुत सारा कैपिटल खर्च किया है। ठीक है, अभी भी कंपनी थोड़ा बहुत उसमें काम कर रहा है, धीरे धीरे करके उसमें भी कंपनी काम कर रहा है। तो CWIP होता है कि कैपिटल वर्किंग इन प्रोग्रेस, जो कैपिटल कंपनी प्रोग्रेस करने के लिए खर्चा कर रहा है। यानी आप मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, कोई कंपनी बिल्डिंग बना रहा है तो वो बिल्डिंग अभी तक कंप्लीट नहीं है, उसके पीछे जो खर्चा कर रहा है ये कैपिटल वर्किंग इन प्रोग्रेस होता है। और ये कंप्लीट हो जाने के बाद ये आ जाता है फिक्स एसेट्स में। यानी फिक्स एसेट्स वो होते हैं जो ऑपरेटिंग प्रोसेस को हेल्प करता है, या ऑपरेशन प्रोसेस को बढ़ाता है। यानी कोई भी कंपनी का बिजनेस मॉडल में जो रहता है, या मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस हो, उसमें फिक्स एसेट्स बढ़ना, इसका मतलब ये होता है कि ये कंपनी जो ऑपरेटिंग बिजनेस कर रहा है, ऑपरेटिंग प्रोसेस को ये बढ़ा रहा है, क्योंकि उससे उनका सेल्स बढ़े। ठीक है, इस चीज़ पे आपको ध्यान दीजिए दोस्तों। तो ये लगातार अपना फिक्स एसेट्स बढ़ा रहा है। और कंपनी के अदर एसेट्स में अगर जाएंगे तो कंपनी के पास ये देखेंगे कि उसके पास काफ़ी हद तक कैश अवेलेबल है। अभी भी अगर देखें तो करीब 545 करोड़ कैश अवेलेबल है। कोई भी कंपनी के पास अगर कैश अवेलेबल रहता है तो कभी भी कुछ भी सिचुएशन में जो लिक्विडिटी की ज़रूरत पड़ता है उस लिक्विडिटी को हैंडल कर सकता है। कैश जरूरी होता है कोई भी कंपनी के लिए, फ्री कैश, अवेलेबल कैश होना जरूरी होता है। रिसीवेबल देख रहे हैं, यानी मार्केट में इतना पैसा उन लोगों को और भी मिलने वाला है। ठीक है, तो इसके बाद क्या देखते हैं दोस्तों कि इसका कैश फ्लो पॉजिटिव में है। कोई भी कंपनी का ऑपरेटिंग, खास करके ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव में होना चाहिए। ऑपरेटिंग कैश फ्लो क्या होता है, कंपनी का जो बिजनेस होते हैं, जिस मेन बिजनेस से पैसा आता है, जो ऑपरेशन करते हैं, या भी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग, यानी टाटा मोटर्स अगर जो कार बेच रहा है उससे जो पैसा आता है, ये जैसे IT बेस में सर्विस दे के काम करता है, तो उसमें जो मेन पैसा आता है वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो होता है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए। ठीक है, एंड फ्री कैश फ्लो मतलब कंपनी के पास जो एक्चुअल कैश होना चाहिए। कंपनी के ऑपरेशन से पैसा आया, उसको इन्वेस्ट किया, ठीक है, डिविडेंड दिया, उसके बाद कंपनी के पास जो पैसा रहता है उसको कहते हैं फ्री कैश फ्लो। तो अगर 2023 में देखें वो माइनस में है, मगर ठीक है, कंपनी अगर उसका हिस्ट्री देखें तो लगातार कंपनी पॉजिटिव में ही था। ठीक है, रेशियो देखते हैं। रेशियो में क्या है कि वो 62 डेज में पैसा, जो डेबिटर्स होते हैं उनको उससे पैसा लेता है। कैश कन्वर्जन साइकिल भी 62 डेज है, यानी जो पैसा खर्चा करता है वो पैसा दोबारा उनके पास आने के लिए करीब 62 डेज टाइम लगता है। ठीक है, और अगर ROCE देखें तो ROCE पहले उसका माइनस पे था, फिर धीरे धीरे बढ़ा, फिर 2020 में माइनस पे था, अभी कितना है 52%, 59% एंड 38%। कोई भी कंपनी का अगर ROCE 30% से ऊपर है और लगातार 3, 4, 5 साल से ग्रो है, उसके ऊपर सस्टेन है, तो ये एक कंपनी के लिए पोटेंशियल एबिलिटी शो होता है। ठीक है, इसके बाद क्या देखते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर हम देखेंगे तो ये FI प्रोमोटर के पास कितना है 44%, 16। FI के पास कितना है एंड DI के पास, FI के पास कितना है 15.46 एंड DI के पास इतना है। ठीक है, इसका अगर पब्लिक होल्डिंग में देखें तो पब्लिक होल्डिंग में दो टाइप के कैटेगरी होते हैं पब्लिक होल्डिंग में। एक HNI होते हैं और एक रिटेल पब्लिक होते हैं। HNI होते हैं कि हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, जितने परसेंटेज ऑफ होल्डिंग पब्लिक के पास कम रहेगा, यानी रिटेल पब्लिक के पास कम रहेगा। ये जो पब्लिक फिगर आप दिखा रहे हैं इसमें ये पूरा रिटेल पब्लिक के पास है नहीं। इसमें क्या होता है, इसमें HNI के पास भी है। HNI की कितना है, HNI के पास अगर देखें 2.26, 2.15, 1.59, ये यानी अगर 2, 4, 5, 6, 7, 8 करीब 8%। अगर 39 से हम 8% बात देते हैं तो करीब 31% पब्लिक के पास है।
तो जितना हो सके पब्लिक के पास कम रहेगा, यानी अगर किसी कंपनी का शेयर होल्डिंग पब्लिक के पास 30% से कम है तो ये अच्छा है। यानी जो मार्केट मूवर होते हैं, जो मार्केट शेयर प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, कंपनी मैनेजमेंट को क्वेश्चन कर पाता है कि आप इस तरह का बिजनेस क्यों कर रहे हैं, ये FIDI एंड HNI करते हैं। रिटेल पब्लिक उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं होता है कि कोई भी ऑपरेटर या प्रोमोटर को जाके पूछे कि आप इस तरह का बिजनेस क्यों कर रहे हो, किसमें क्या इसमें रिजल्ट क्यों खराब आया है, इस तरह का पार्टिसिपेंट पब्लिक नहीं कर पाता है। ये करता है FIDI एंड HNI। ठीक है, इसके अगर कॉन कॉल पढ़िएगा, डिटेल्स में अगर कॉन कॉल पढ़िएगा तो ये समझ में आ जाएगा कि कंपनी आगे कितना काम कर रहा है। फिर भी हम इसको थोड़ा सा नोट में देख लेते हैं कि कंपनी क्या कर रहा है। इस कॉन कॉल में क्या क्या देख रहे हैं कि इसमें जो दीपक गोयल, अरविंद, ये लोग इसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है, कंपनी इसमें आप इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़िए। ठीक है, हर चीज़ में हम तो बात नहीं कर पाएंगे, तो इसको थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़िए तो इसके बेहतर आपको ये समझ में आएगा। अभी क्या देख रहे हैं कि इसके अगर पीआर ग्रुप में कंपेयर करके आप देखोगे ना, पीआर ग्रुप में अगर आप कंपेयर करके देखोगे, इसमें पीआर ग्रुप में देखिए क्या कौन कौन है। ओलक्टा फिन सर्विस, PB फिनटेक, टाटा एलेक्सी, टाटा टेक्नोलॉजी, KPI टेक्नोलॉजी एंड कोफोरेस। ठीक है, अगर आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे दोस्तों, करीब 72,000 मार्केट कैपिटलाइजेशन है ओलक्टा फिन सर्विस। टाटा टेक्नोलॉजी कितना है, 47,000 से भी ऊपर मार्केट कैपिटलाइजेशन। टाटा एलेक्सी, टाटा टेक्नोलॉजी की था 41, KPIT टेक्नोलॉजी 37। तो उसमें अगर टाला प्लेटफॉर्म का देखिए कितना है, 11,000 करोड़। ठीक है, ओनली। तो अगर ओलक्टा फिन सर्विस कितना है, 7 टाइम्स ज़्यादा है टाला प्लेटफॉर्म से मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। ठीक है, टाटा एलेक्सी कितना है, 4 टाइम्स ज़्यादा है। मगर जो नेट प्रॉफिट कमा रहा है उसके हिसाब से ओलक्टा फिन सर्विस कितना है, ओनली 4 टाइम्स ज़्यादा, क्योंकि टाला का कितना है 500 करोड़ से ज़्यादा नेट प्रॉफिट कमा रहा है और ओलक्टा कितना कमा रहा है 2000 करोड़, यानी 4 टाइम्स। मगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कितना ज़्यादा है, 7 टाइम्स ज़्यादा है। अगर टाटा एलेक्सी के देखें मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कितना टाइम्स ज़्यादा है, 4 टाइम्स ज़्यादा है। मगर रेवेन्यू के हिसाब से, नेट प्रॉफिट के हिसाब से ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे 500 करोड़ 38, यहाँ पे 700 करोड़ 97, यानी 1.5 गुना पकड़ के चलते हैं। 4 गुना डबल है मार्केट कैपिटल के हिसाब से, मगर नेट प्रॉफिट में कितना है, ओनली 1.5 गुना। अगर टाटा टेक्नोलॉजी देखें तो ऑलमोस्ट सेम बराबर है नेट प्रॉफिट कमा रहा है। यानी एक बड़ा पेड़ जितना फल दे रहा है, एक छोटा पेड़ उतना ही फल दे रहा है। उसका पेयर ग्रुप में अगर देखें तो उसके हिसाब से अगर पी रेशियो देखेंगे तो पी रेशियो उसका देखा कितना है, 21। उस कंपेयर ग्रुप में सबसे अंडर वैल्यूड पी रेशियो है, जहां पे मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ये लोग बहुत 3 टाइम 4 टाइम ज्यादा है। सेल्स के अकॉर्डिंग, नेट प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट सेम है, और वैल्यूज के हिसाब से ये लोग बहुत ही ज्यादा है, मगर टाटा प्लेटफॉर्म बहुत ही कम है, अंडर परफॉर्म। पी रेशियो और भी अच्छी तरीके से देखने के लिए, इसको जांच करने के लिए आप इसमें देखिए कि इसका हिस्टोरिकल पी कितना है। हमेशा हिस्टोरिकल पी देख के इसमें जांच कीजिए। अगर मैं 5 ईयर्स जाऊं और यहाँ पे पी रेशियो में जाऊं तो इसमें क्या दिखा रहा है कि इसका हिस्टोरिकल पी कितना दिखा रहा है, 29.8। ठीक है, अभी उसका पी कितना चल रहा है, 21.2। यानी उनका जो एवरेज पी है लास्ट 5 साल का जो एवरेज पी है उससे भी नीचे एवरेज पी में अभी ट्रेड कर रहा है, यानी अंडर वैल्यूएशन में है ये स्टॉक। ठीक है, अगर 10 साल का पी देखेंगे इसका कितना है, 28.3। अभी कितना चल रहा है ये, 21.2। यहाँ 10 साल का एवरेज में अगर देखें वो भी अंडर वैल्यू सिचुएशन में चल रहा है। अगर 1 साल का देखें तो 1 साल के हिसाब से पी कितना हो जाए, 25.6। अभी कितना चल रहा है ये, 21.2। तो 1 साल के अगर रेवेन्यू के हिसाब से वैल्यूएशन को देखें तब भी ये अंडर वैल्यूएशन में चल रहा है। और भी एक मैट्रिक्स है, जैसे कि हम की प्राइस टू बुक वैल्यू हम जिसको कहते हैं, तो प्राइस टू बुक वैल्यू अगर देखें इसका एवरेज अगर 10 साल का एवरेज पी देखें कितना है, 0.58। अभी वो कितना चल रहा है, 6 पॉइंट, तो ज़्यादा है 10 साल के एवरेज के हिसाब से। मगर 5 साल के एवरेज के हिसाब से देखें कितना चल रहा है, 7.4 एवरेज पीई। अभी कितना चल रहा है ये, 6.6, यानी अंडर वैल्यूएशन चल रहा है। 3 साल का अगर देखें कितना होना चाहिए, 10.3। अभी कितना चल रहा है, 6.6, तो अंडर वैल्यूएशन में चल रहा है ये। ठीक है, तो वैल्यूएशन के हिसाब से, फिनेंशियल के हिसाब से अच्छा है, वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ही अच्छा है, चीप प्राइस में हमको नजर आ रहा है। ठीक है, तो फिर कंपनी इतने गिरा क्यों? 2021 के बाद कंपनी
2021 दिसंबर के बाद प्राइस इतना गिरा क्यों? आप इसमें चार्ट को अगर ध्यान से देखिएगा, ये मंथली चार्ट है अभी फिलहाल, अगर इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये कंपनी जब फॉर्म हुआ था, लिस्टेड हुआ था, ये करीब 2007 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर गया था, फिर प्राइस एकदम नीचे आ गया था, ओपनिंग प्राइस से भी नीचे आ गया था 2009 में। 2009 से 2020 तक इस कंपनी ने कुछ नहीं रिटर्न दिया। 2009 से 2020 तक इसने कुछ नहीं रिटर्न दिया। उसके बाद क्या हुआ? जो कोरोना है, कोरोना के बाद कंपनी शेयर प्राइस करीब 75 रुपीज से बढ़ के कितना हो गया था? करीब 2000 कितना गया था अगर देखें तो 2000 करीब 21 तक गया था। तो ये जो 1.5 साल में कंपनी में करीब 27 टाइम्स बढ़ गया था। ये अननेचुरल बिहेवियर होता है कोई भी कंपनी के लिए, क्योंकि इतने शॉर्ट टर्म में कंपनी ने कोई कोहिनूर हीरा नहीं मैन्युफैक्चरिंग कर दिया कि इसका वैल्यू इतना बढ़ जाएगा। तो बिग प्लेयर कभी भी ओवर वैल्यूएशन में कोई भी स्टॉक को बाय नहीं करते, ओवर वैल्यूएशन में वो लोग स्टॉक को सेल करते हैं। तो जिस तरह ये शॉर्ट टर्म में पंपिंग लेके ऊपर गया था, तो वो भी उस दौरान ये नीचे आ गया है और ये अच्छे लो वैल्यूएशन में अभी ट्रेड कर रहा है। अभी मंथली हिसाब से इसका अगर देखें तो प्राइस में क्या हुआ था, जो सबसे लो बनाया था इस लेवल पे 2022 जुलाई में, ठीक है। उसके बाद प्राइस यहाँ पे बहुत महीने टाइम बिताया, फिर प्राइस इस लो को ब्रेक किया कब? 2023 में, 2023 मार्च के महीने में इस लो को इसने ब्रेक किया है और इसी का फायदा लेते हैं ऑपरेटर। देखिए ये जो सपोर्ट वाली कहानी होते हैं ना, ये जो सपोर्ट था, तो इस सपोर्ट के नीचे हर किसी का स्टॉप लॉस होते हैं और ऑपरेटर क्या करते हैं? प्राइस को उसके नीचे ले जाते हैं और स्टॉप लॉस लेते हैं, क्योंकि उनको मालूम है यहीं पे उनको सबसे ज्यादा क्वांटिटी मिलेगा और ये क्वांटिटी वो लोग एक्यूमुलेट करते हैं। उसके बाद प्राइस को वो लोग ऊपर लेके जाते हैं और सस्ते चाहिए उनको, फिर उन लोगों ने प्राइस को बाई करके ऊपर लिया और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। अगर आप इसको देखेंगे कितना वॉल्यूम जनरेट है, इस तरह का वॉल्यूम, जो वॉल्यूम जनरेट हुआ है यहाँ पे, इस तरह का वॉल्यूम कोई रिटेल पब्लिक, कोई भी रिटेल जनरेट नहीं कर पाएगा। इस तरह का जो प्राइस ऊपर गया और यहाँ पे जो वॉल्यूम जनरेट हुआ है, ठीक है। तो ये भी लगातार बढ़ते रहा, तो इन लोगों पे जिस लेवल पे जिन्होंने बाई किया था उन लोगों को भी निकलना है, तो वो लोग भी यहाँ पे निकल गए और प्राइस और भी नीचे आया और भी सस्ता हुआ, ठीक है। अगर आप देखेंगे इस लेवल पे जो घटना घट रही है, यानी वही बात है कि यहाँ पे देखो, ये अगर मैं वीकली जाता हूँ और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा सपोर्ट वाली जो कहानी होता है। वीकली में इस तरह का सीन है, देखिए यहाँ पे जो सपोर्ट था पहले, तो ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, हर किसी का स्टॉप लॉस हिट हुआ, प्राइस यहां से ऊपर गया। अभी क्या हुआ? इस लेवल पे जो सपोर्ट था ये ब्रेक हुआ, ठीक है। और लास्ट वीक क्या हुआ? प्राइस यहां पे एक छोटा सा, अगर दोनों को मिला के देखेंगे तो एक मदर कैंडल एंड बेबी कैंडल फॉर्म हुआ है, ठीक है। सिंगल कैंडल स्टिक हिसाब से अगर देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे एक हैमर टाइप कैंडल बना है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कहाँ है? देखिए वैल्यूएशन के हिसाब से, फंडामेंटल के हिसाब से बहुत ही अच्छा है, टेक्निकल के हिसाब से अभी जिस लेवल पे है ये भी पोटेंशियल है अभी, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखिएगा जो चार्ट पैटर्न अभी बन रहा है, ये करीब एक फ्लैग पैटर्न टाइप बन रहा है अगर इसमें आप देखिएगा तो, ठीक है। ये फ्लैग पैटर्न में अगर ज्यादा से ज्यादा आप ध्यान दीजिएगा इसमें, जब भी प्राइस 2 स्विंग्स ब्रेक करता है, फ्लैग पैटर्न में अगर 2 स्विंग्स ब्रेक करता है, उसके बाद प्राइस ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ता है। मैं ये नहीं करता कि यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी तो है, मगर मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप ये कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन है। मैं जिस तरह स्टॉक एनालिसिस करता हूँ फंडामेंटल एंड टेक्निकल के हिसाब से, मैं उस तरह से जांच करता हूँ और ये देख रहा हूँ कि इस लेवल पे प्राइस का एक बाइंग इंटेंसिटी नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक बाइंग नजर आ रहा है, ठीक है। प्राइस जिस लेवल से है फिलहाल, यहाँ से अगर देखें तो प्राइस अगर ऊपर जाता तो कितना टारगेट हो सकता है? अगर आप देखें तो प्राइस अगर ऐसे सिचुएशन है तो प्राइस ये टारगेट करीब इस लेवल पे हो सकता है, इस लेवल पे हो सकता है। तो कितने परसेंट की गेन है? अगर हम देखें यहाँ से, ये परसेंटेज गेन है करीब 130%। ऐसी रिटर्न कभी भी रातों रात नहीं आएगा, 1-2 महीने में भी नहीं आएगा।
इसके लिए आपको पोजीशन होल्ड करना पड़ेगा। अगर मैं कहूं कि 1 साल में या 1.5 साल में या 2 साल में भी इस तरह का रिटर्न आता है, अगर 2 साल में भी इस तरह का रिटर्न है तब भी बहुत ही अच्छा है। 150% रिटर्न अगर 2 साल में भी आता है तो बहुत ही अच्छा है। तो एक अंडर वैल्यूड स्टॉक को किस तरह फाइंड करते हैं, कंपेयर करते हैं उसके पीयर ग्रुप में, और उसमें है ट्रेड लेने की होते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, स्टॉप लॉस लेने की जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि आप स्टॉप लॉस लेते हैं, घबराहट होती है, इसलिए होता है क्योंकि आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता है। आप एक ही स्टॉक में ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी ले लेते हैं अपना टोटल पोर्टफोलियो के हिसाब से। मैं बोलूंगा आपका जो टोटल पोर्टफोलियो है उसके एक स्टॉक में 5% से ज्यादा इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि मार्केट में ये जो स्कैम होते हैं जहां पे कंपनी चीट करता है, तो ये मार्केट में इस तरह का रिस्क बराबर रहेगा। अगर कोई भी कंपनी पूरी डूब भी जाता है फिर भी आपका टोटल पोर्टफोलियो का 5% से ज्यादा आपका लॉस नहीं रहेगा। इसलिए हमेशा अच्छे क्वालिटी स्टॉक को फाइंड कीजिए और उसमें ही ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। अगर मैं इस तरह का चार्ट मेरे टेलीग्राम जो चैनल है उसमें मैं देते रहता हूं, जैसे मैंने डीमार्ट को दिया था 29 फरवरी में, जहां पे बोला था 3790 क्लोजिंग बेसिस से स्टॉप लॉस है, और प्राइस वहां से कितना गया 4297। मैं इस तरह का पोस्टिंग देता रहता हूं। आप अगर जैसे मैंने एसआरएफ को दिया था, उस टाइम पे प्राइस चल रहा था 2323, अभी प्राइस जो चल रहा है 2538। जो इंटरेस्टेड हो मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हो, जहां पे मैं चार्ट शेयर करता रहता हूं। कोई भी कंपनी का शेयर प्राइस अगर नीचे गया उसके पीछे रीजन क्या है, तो जो लास्ट वीक जो टीसीएस का शेयर नीचे गया था उसके पीछे रीजन क्या है वो मैंने मेरी टेलीग्राम चैनल में दिया था। पेटीएम के लोग भी मैंने दिया था। फ्यूचर में किस तरह के स्टॉक में सेंट्रल गवर्नमेंट बुलिश है, नजर दे रहा है या इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसमें भी क्या नजर होना चाहिए हम लोग का, इसके रिगार्डिंग मैं टेलीग्राम चैनल में देता रहता हूं। अगर दोस्तों आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है मेरे इस वीडियो से तो थैंक यू सो मच। आप चैनल को लाइक कीजिए, दूसरों में ये शेयर कीजिए। देखिए हर कोई अगर प्रॉफिट कमाएगा तब भी ये फैमिली आगे बढ़ेगी, और हम ये चाहते हैं कि हर कोई आगे बढ़े, हर कोई प्रॉफिटेबिलिटी करे। मगर ये पहले आप एडुकेशन लीजिए, इसको अच्छे तरीके से एडुकेशन लीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको पता चलेगा। जो शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं वो तो मेरे वीडियो मत ही देखिए, ठीक है। जो शॉर्ट टर्म में यानी आज ही बाय करके कल ही लाखोंपति करोड़पति बनना चाहता है, जो अभी वो तो मेरे वीडियो मत ही देखिए, क्योंकि मेरे जो वीडियोस हैं क्वालिटी होते हैं लॉन्ग टर्म, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म बेसिस, जिसमें डर होने की कोई बात नहीं है, स्टॉप लॉस होने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों।